जब किन नान ने लोंगो पर्वतों में फैंग जू से टक्कर ली, तो उसे पहले ही पता चल गया था कि फैंग रुलोंग के पास छठी कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट है, और उसने भविष्यवाणी की थी कि वो किन कबीले से निपटने के लिए एक गुप्त हथियार के रूप में इस खबर को छिपा रहा है। इसलिए किन नान ने चुप रहने और घटनाओं को पहले से देखने का फैसला किया था। यहां तक कि जब फैंग ली ने किन कबीले के लोगों को धमकाया, तब भी किन नान ने अपनी मार्शल स्पिरिट को नहीं छोड़ा। उसने ये देखने के लिए मौके का उपयोग करने की योजना बनाई कि कितने लोग किन कबीले को धोखा देंगे। अंतिम परिणाम दिल दहला देने वाला था, लेकिन साथ ही वो खुश भी था। वो निराश था कि किन कबीले के सभी उपयाजकों और बुजुर्गों ने उन्हें धोखा दिया था। वो खुश था कि शेष शिष्य रुकने पर अड़े थे, तब भी जब किन कबीले के विनाश का सामना करने पर उनकी जान दांव पर लगी थी। एकमात्र अप्रत्याशित बात यह थी कि जियो किंगक्सू ने किन कबीले की रक्षा के लिए आवाज उठाई। भले ही किन नान उसके कार्यों के लिए आभारी था, उसने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। वो अपने किन कबीले को कभी भी फैंग कबीले द्वारा उसके सामने धमकाए जाने की अनुमति नहीं देगा। वो फैंग कबीले को उसके द्वारा किन कबीले के साथ किए गए व्यवहार के लिए दंडित करने जा रहा था। परिणाम स्वरूप किन नान बाहर निकल गया और अपनी मार्शल स्पिरिट को मुक्त कर दिया। इस समय किन नान के पीछे 6 सुनहरी किरणें दिखाई दी, साथ ही दिव्य युद्ध आत्मा की प्रेत जैसी उपस्थिति, जिसने अपनी अद्भुत आभा से भीड़ को चौंका दिया। उस पल में भीड़ चुप हो गई। सभी की आंखें खुली हुई थी और सभी के चेहरे पर स्तब्ध भाव थे। 6 सुनहरी किरणें। किन नान की मार्शल स्पिरिट में 6 सुनहरी किरणें थी। क्या इसका मतलब यह है कि किन नान की मार्शल स्पिरिट छठी श्रेणी की हुआंग रैंक की है? कैसे? ये कैसे संभव है? क्या किन नान पहली श्रेणी की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट नहीं है? ऐसा क्यों लगता है कि ये छठी कक्षा की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट है? ये जगह इतनी शांत थी, मानो एक बड़ा वैक्यूम आ गया हो। कोई भी बात नहीं कर रहा था। उनके सामने का दृश्य बहुत चौंकाने वाला था, खास तौर पर किन तिबा और उनके समूह के लिए, जिनका दिमाग सदमे से खाली हो गया था। उन्होंने पहले किन नान की मार्शल स्पिरिट को पहली कक्षा की हुआंग रैंक वाली देखी थी, लेकिन उन्होंने जो दिखाया वो छठी कक्षा की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट कैसे थी? क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ये कैसे संभव है? सदमे के बाद चुप्पी तोड़ने वाला पहला व्यक्ति फैंग रुलोंग था, जो पागल हो गया। आपके पास छठी कक्षा की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट कैसे है? किन कबीले के लोगों ने जागरण समारोह के दौरान आपकी मार्शल स्पिरिट देखी? ये सिर्फ पहली कक्षा की हुआंग रैंक वाली कूड़ा करकट थी। आप सिर्फ कूड़ा करकट थे। चुप रहो, एक सम्मानजनक आवाज ने कहा, जो पूरे इलाके में फैल गई। बोलने वाला व्यक्ति जियाओ किंगक्सू था। उसके चेहरे पर फूलों के खिलने जैसी मुस्कान उभर आई थी, जिसने पहले की उसकी चौंकने वाली अभिव्यक्ति को बदल दिया था। इस समय जियाओ किंगक्सू को आखिरकार समझ में आ गया कि किन नान इतनी हिम्मत क्यों कर रहा था कि वो फैंग कबीले की प्रतिभाओं को बेरमी से मार डाले, जबकि उन्हें बाई हेंग का समर्थन प्राप्त था। वो ये भी समझ गई कि किन नान ने निष्पक्ष सुनवाई की मांग क्यों की, और वो इतने समय तक इतना शांत क्यों रहा। ये सब इसलिए था क्योंकि किन नान के पास छठी कक्षा की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट थी, और वो हथियारों के साथ एक के ग्रेटर सक्सेस स्टेज तक पहुंच गया था। साथ ही 5वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे का साधना आधार भी था। ये सभी उसके आत्मविश्वास के स्रोत थे। जियाओ किंगक्सू को इस बात की परवाह नहीं थी कि किन नान ने जिस मार्शल स्पिरिट को शुरू में जगाया था, वो पहली कक्षा की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट थी या नहीं। वो केवल इतना जानती थी कि वर्तमान में किन नान की प्रतिभा फैंग रुलोंग की तुलना में अधिक आकर्षक थी। ये आदमी इसे छिपाने में बहुत अच्छा है। जियो किंगक्सू ने मन ही मन शिकायत की, लेकिन वो निस्संदेह बहुत खुश थी, क्योंकि उसने ये कहकर चुप्पी तोड़ी, बड़े बाहेंग, मुझे अब लगता है कि किन नान रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के शिष्य के रूप में चुने जाने के लिए अधिक योग्य है। आप क्या सोचते हैं?
ये सुनकर बाई हेंग ने तुरंत अपने विचारों को सदमे से बाहर निकाला और अपने सामने की स्थिति को देखते हुए उसके चेहरे पर एक भयानक भाव था, जैसे कि उसने अभी अभी कुछ गंदा खाया हो। कैसे हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट किन नान के पास छठी कक्षा की है? यहां क्या हो रहा है? शब्दों को सुनने के बाद आखिरकार सभी सदमे से जाग गए थे। हालांकि उनके दिमाग अभी भी सदमे और संदेह से भरे हुए थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि किन नान ने फेंग रुलोंग को पीछे छोड़ दिया है और रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय की शिष्य बन गई है। फेंग ली और फेंग कबीले के लोगों के चेहरे पीले पड़ गए थे। किन तिएबा, किन चांगकोंग और उनके गुट के साथ भी हल्के सफेद रंग के दिखाई दिए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि जिस किन कबीले को उन्होंने धोखा दिया था उसमें कोई जीनियस दिखाई देगा। इसके अलावा ये जीनियस किन नान था जिसका वे लगातार मजाक उड़ाते रहे। इसके विपरीत किन तियान और टाइसैन अभी भी सदमे से आधे होश में थे। जो कुछ हुआ उसे देखना एक सपने जैसा लग रहा था। कैसे पूर्वकचरा अचानक एक जीनियस बन गया? मुझे विश्वास नहीं होता, फेंग रुलोंग अचानक चिल्लाया। उसके शरीर से एक भयंकर आभा निकल रही थी और वो दहाड़ रहा था। किन नान को रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के शिष्य के रूप में क्यों चुना जा रहा है? वो सिर्फ कचरा है। शायद उसने अभी अभी अपनी मार्शल स्पिरिट को इतना ऊंचा दर्जा दिलाने के लिए धोखा दिया है। निश्चित रूप से उसके पास छठी कक्षा की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट नहीं है। जियाओ किंगजू ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। उसकी आंखें फांग रुलोंग की ओर देख रही थी, जो बर्फीली थी। इसके बावजूद किन नान जो झटकों की ये श्रृंखला लेकर आए थे ने बात करना शुरू किया। फैंग रुलोंग, तुम आश्वस्त नहीं हो, है ना? जैसे ही फैंग रुलोंग ने अपनी नजर किन नान पर घुमाई, उसे लगा जैसे उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को देख लिया हो। उसकी आंखें लाल थी और वो अपने शरीर की ताकत से दहाड़ रहा था। हां, मैं आश्वस्त नहीं हूं। तुम सिर्फ कचरा हो। तुम कभी जीनियस नहीं बन पाओगे। तुम एक कचरा हो और तुम ये जानते हो। तुम कचरा हो, हमेशा के लिए कचरा। उस पल ऐसा लगा जैसे फैंग रुलोंग पूरी तरह से पागल हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन नान शुरू में एक चींटी थी। अचानक वो इतना शक्तिशाली कैसे हो गया, फेंग रुलोंग से भी अधिक शक्तिशाली? इस प्रकार फेंग रुलोंग पागल हो गया। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं। किन नान ने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी और उसके शरीर पर आभा एक बार फिर तेजी से बढ़ी। दिव्य युद्ध आत्मा की प्रारंभिक सुनहरी किरणों के बीच एक और सुनहरी किरण दिखाई दी, जो अब कुल 7 हो गई। किन नान के शरीर से शक्ति की एक अदृश्य भावना महसूस हुई। हर कोई फिर से स्तब्ध था, जिसमें जियो किंगक्सू भी शामिल था, जिसके चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव था। 7 सुनहरी किरणें। 7वीं कक्षा के हुआंग ने मार्शल स्पिरिट को रैंक किया। किन नान की मार्शल स्पिरिट छठी कक्षा के हुआंग की रैंक नहीं है, बल्कि 7वीं कक्षा के हुआंग की रैंक वाली मार्शल स्पिरिट है। फेंग रुलोंग जो पागल हो गया था, उसकी एक जोड़ी आंखें बिना ध्यान केंद्रित किए पूरी तरह से स्तब्ध थी, जैसे कि उसे पता ही नहीं था कि अभी क्या हुआ है। आखिर क्या हो रहा है? पहली कक्षा का हुआंग रैंक वाला कचरा अब 7वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट कैसे बन गया? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं तुमसे फिर पूछूंगा, क्या तुम आश्वस्त हो? किन नान ने जोर से दहाड़ लगाई और पिछली 7 स्वर्ण किरणें इस क्षण में चमक उठीं। 8वीं स्वर्ण किरण धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी। दिव्य युद्ध आत्मा का दबाव तेजी से बढ़ गया था। दिव्य युद्ध आत्मा पूरी तरह से मुक्त। अब मुझे बताओ, क्या तुम आश्वस्त हो? किन नान ने एक सहज स्वर में कहा। फेंग रुलोंग पूरी तरह से हैरान था। उसका दिमाग खाली हो गया। किन नान के किसी भी सवाल का जवाब देने में असमर्थ। केवल वही नहीं, घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों ने अपने दिमाग को खाली पाया। उनकी आत्मा अंतहीन झटकों का अनुभव कर रही थी। ये वास्तव में 8 स्वर्ण किरणें हैं। किन नान के पास जो मार्शल स्पिरिट है, उसमें 8 स्वर्ण किरणें हैं।
क्या इसका मतलब यह है कि किन्नान की मार्शल स्पिरिट 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक तक पहुंच गई है? शुआ। जियो किंगक्सू अपनी सीट से जल्दी से उठी, उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गई और एक हैरान स्वर में कहा, हुआंग रैंक 8वीं कक्षा? जियो किंगक्सू के विचार में छठी कक्षा की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट की केवल कुछ हद तक प्रशंसा की जा सकती थी। हालांकि 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट उसका ध्यान खींचने के लिए पर्याप्त थी। 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट, ये कितना महत्वपूर्ण था? रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में भी 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट वाले व्यक्ति को शीर्ष प्रतिभाओं में से एक माना जाता था। उदाहरण के लिए, जियो किंगक्सू की खुद की 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट थी। किन्नान, तुम। जियो किंगक्सू वास्तव में रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय की शीर्ष प्रतिभाओं में से एक थी, क्योंकि वो जल्दी से खुद को शांत करने में सक्षम थी। लेकिन उसकी आंखों में एक नाराजगी की झलक देखी जा सकती थी जब उसने कहा, तुम इसे छिपाने में बहुत अच्छे हो। किन्नान ने मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठियां एक साथ रखते हुए कहा, बड़े जियो, मैं जानबूझकर इसे नहीं छिपा रहा था। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। इसके अलावा, एल्डर जियाओ, मेरे वर्तमान मार्शल स्पिरिट ग्रेड के साथ क्या मैं मिस्टिक स्पिरिट संप्रदाय के शिष्य के रूप में योग्य हूं? यह सुनकर जियाओ किंगजू ने अपनी नाराजगी छोड़ दी और भीड़ का सामना किया। ऊंची आवाज में कहने से पहले, हम इस मिस्टिक स्पिरिट संप्रदाय शिष्य भर्ती समारोह में केवल एक शिष्य को स्वीकार कर रहे हैं। अब मिस्टिक स्पिरिट संप्रदाय के एक बाहरी एल्डर के रूप में मैं किन्नान को परीक्षणों का चैंपियन घोषित करता हूं, और मिस्टिक स्पिरिट संप्रदाय का एक बाहरी शिष्य भी। शब्दों के साथ एक भयावह आभा थी जिसने विस्फोट की तरह पूरे क्षेत्र को ढक लिया। इसने झटकों की अंतहीन धारा से अपने विचारों को खो चुके अधिकांश भीड़ को जगा दिया। इसके बावजूद किंतियान, टाइसैन और अन्य लोगों के चेहरे पर अभी भी भाव थे। वे अभी भी सदमे से उबर नहीं पाए थे। दूसरी ओर बाईहेंग का चेहरा पीला पड़ गया था। फेंग रुलोंग, फेंगली और फेंग कबीले के लोगों के चेहरे भी पीले पड़ गए थे। किन चांगकोंग, किन तिएबा और उनके दल के चेहरे और भी पीले पड़ गए थे। किन तियान और टाइसैन का समूह अभी भी भ्रमित था, क्योंकि वे ये समझ पाने में असमर्थ थे कि किन्नान, जो शुरू में एक प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक वाला कचरा था, 8वीं श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति में कैसे बदल गया और अब रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय का शिष्य बन गया। बाईहेंग, फेंग रुलोंग, फेंगली, किन चांगकोंग, किन तिएबा और अन्य लोगों के संबंध में उन्हें अब एहसास हुआ कि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज किया है जिसे वे बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकते थे। 8वीं श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट, जो केवल किंवदंतियों में ही मौजूद था, जिसके पास ये था, उसे लाखों में एक असली प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। लिंगशुई शहर में रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के बाहरी शिष्य के रूप में चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति। किसी भी पहचान वाले व्यक्ति को अपमानित करना नासमझी थी। हालांकि उन्होंने किन्नान को गंभीर रूप से अपमानित किया था। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उसे धमकाया और कई मौकों पर उसे मारने की भी कोशिश की। क्या वर्तमान किन्नान उन्हें जाने देंगे? किन्नान के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसने धीरे से अपनी मुट्ठियां एक साथ करके जियाओ किंगक्सू की ओर इशारा किया, अपना आभार व्यक्त किया। इसके तुरंत बाद किन्नान की नजरें मंच पर बाईहेंग की ओर गई और कहा, बड़े बाईहेंग, मैंने आपसे पहले भी पूछा था, क्या रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के शिष्य के लिए कुछ साधारण सांसारिक लोगों को मारना ठीक है? अरे! बाईहेंग अचानक पूछे गए सवाल पर झिझके, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना सिर हिलाकर प्रतिक्रिया दी जैसे कि चूजा जमीन पर चावल चोंच मार रहा हो, और कहा, हाँ, यही बात है। कनिष्ठ भाईकिन, क्या आपके कोई सांसारिक दुश्मन है? आप मुझे सीधे बता सकते हैं। मैं उनसे निपटने में आपकी मदद करूंगा। भले ही मेरी साधना का आधार इतना ऊंचा न हो, लेकिन ये इन सांसारिक लोगों को खत्म करने के लिए
पर्याप्त से अधिक है। एक पल में बाई हैंग ने फेंग कबीले को पूरी तरह से त्याग दिया था और चापलूसी भरे लहजे में ये शब्द कहे थे। ये बाई हैंग की गलती नहीं थी। मुख्य कारण यह था कि 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट बस बहुत भारी थी। अन्य लोग शायद अनजान हों, लेकिन बाई हैंग को स्पष्ट रूप से पता था कि चूंकि किन नान ने 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट को जगाया था, इसलिए रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में शामिल होने के बाद किन नान की स्थिति उसकी अपनी स्थिति से अधिक होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि बाई हैंग के पास जो मार्शल स्पिरिट थी वो केवल 6ठी कक्षा की हुआंग रैंक की थी। नतीजतन किन नान की वर्तमान पहचान के साथ बाई हैंग से निपटना आसान होगा। एक दुर्लभ प्रतिभा वाले 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक के शिष्य और एक साधारण 6ठी कक्षा के हुआंग रैंक के शिष्य के बीच उसका संप्रदाय निश्चित रूप से पहले वाले को चुनेगा और दूसरे वाले को त्याग देगा। आपका धन्यवाद, एल्डर बाई हैंग। किन नान ने धीरे से मुस्कुराया और उसने एल्डर बाई हैंग के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। भले ही किन नान के दिल में बाई हैंग को अवश्य हत्या सूची में शामिल किया गया था, क्योंकि बाई हैंग रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय का शिष्य था, साथ ही इस तथ्य के साथ कि उसकी साधना जियांटियन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई थी, किन नान अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ उसे हराने में असमर्थ था। इसलिए किन नान ने रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में आने के बाद बाई हैंग से निपटने के लिए अपना समय लेने का फैसला किया। किन नान ने फिर फेंग कबीले के लोगों की ओर देखा और कहा, आप फेंग कबीले स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आज क्या हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि फेंग कबीला मुझे एक संतोषजनक समाधान दे। फेंग रुलोंग, फेंगली और उनके दल ने खुद को कांपते हुए पाया, क्योंकि उनके दिलों में डर बेकाबू हो गया था। समाधान? वे क्या कर सकते थे? मामले की सच्चाई यह थी कि उन्होंने किन कबीले को जबरदस्ती धमकाने के लिए एल्डर बाई हैंग के साथ एक सौदा किया था। फेंग रुलोंग द्वारा अपनी मार्शल स्पिरिट दिखाने के बाद उन्होंने किन कबीले के अधिकांश लोगों को विश्वासघाती बना दिया। अगर किन नान ने अचानक अपना अधिकार नहीं दिखाया होता तो उनके फेंग कबीले ने किन कबीले को मौके पर ही मिटा दिया होता। दो कबीलों के बीच इतनी गहरी नफरत को खत्म करने के लिए क्या समाधान संभव था? उस पल में फेंग रुलोंग, फेंगली और अन्य लोग केवल भीख मांगती आंखों से किन नान को देख सकते थे। वे अपने दिल में जानते थे कि फेंग कबीले का भाग्य उनके जीवन के साथ किन नान के फैसले से तय होगा। युवा मास्टर किन नान। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी जो आगे कहती रही, फैंग कबीले को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इससे पहले जब फैंग कबीला हमें धमका रहा था तो मैंने किन कबीले को धोखा दिया और उनके साथ शामिल हो गया। तब से मेरे मन में किन कबीले से बदला लेने के लिए सही समय का इंतजार करने का विचार आया। कौन सोच सकता था कि आप, युवा मास्टर किन नान, अंत में सबसे अलग दिखेंगे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि बात करने वाला किन चांगकोंग होगा। किन चांगकोंग नाच रहा था। उसका चेहरा चमकीला लाल था जब वो ये शब्द बोल रहा था, मानो हर एक शब्द झूठा न हो। हर कोई दंग रह गया। ये कैसे संभव था कि दुनिया में इतना बेशर्म व्यक्ति हो? जब उसने ये देखा तो किन नान ने अचानक हंसी, एक बर्फीली ठंडी हंसी, और उसने कहा, अपना मुंह बंद करो। चूंकि किन नान के पास अभी भी 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट थी, इसलिए उसके हर एक शब्द के साथ एक शक्तिशाली और दबंग दबाव था। 3 शब्द बोलते ही किन चांगकोंग के हावभाव तुरंत बदल गए। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य पहाड़ उसके शरीर पर दबाव डाल रहा है, जिससे वो अब और बोल नहीं सकता। किन नान ने फिर किन चांगकोंग, किन तिबा और उनके लोगों के समूह को बर्फीली ठंडी आंखों से घूरते हुए कहा, अब मुझे कुछ भी समझाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे पहले से ही पता था कि तुम मेरे पिता को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बारे में मैंने तुम्हें सलाह दी थी कि ऐसा मत करो। इसके अलावा जब किन कबीले के शिष्य अपंग हो रहे थे तो तुमने न केवल उन्हें बचाया, बल्कि इसके बजाय तुमने बाई हैंग की चापलूसी करना चुना। और अंत में
जब किन कबीले को फेंग कबीले से खतरा था, तो तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के किन कबीले को धोखा देने और फेंग कबीले में शामिल होने का फैसला किया। तुम्हें समझना होगा, उस पल के बाद से तुम सभी अब किन कबीले का हिस्सा नहीं थे। जब उन्होंने ये शब्द सुने तो किन चांगकोंग, किन तिएबा और अन्य लोगों के चेहरे उदास हो गए और वे पछतावे से भर गए। पहले किन कबीले में किन चांगकोंग, जो खुद को सबसे बड़ा प्रतिभाशाली समझता था, 5वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जगाने के बाद किन नान का मजाक उड़ाता और उसे परेशान करता रहा। उसने किन तियान को उखाड़ फेंकने की अपने पिता की योजना में भी हिस्सा लिया। किन चांगकोंग और किन तिएबा को आखिरकार एहसास हुआ कि उनके काम कितने हास्यास्पद थे। क्या उन्होंने 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति को कचरा कहने की हिम्मत की? क्या उन्होंने 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति का कई मौकों पर विरोध करने की हिम्मत की? केवल किन चांगकोंग और किन तिएबा ही नहीं, बल्कि किन कबीले के उपयाजक और बुजुर्ग भी पछतावे से भरे हुए थे। इससे पहले किन कबीले में किन नान ने उन्हें कॉन्फ्रेंस हॉल में सलाह दी थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने किन नान को कचरा, बेकार की चीज समझा था। इसके अलावा किन चांगकोंग, किन तिबा और लोगों को और भी ज्यादा पछतावा इस बात से हुआ कि जब वे फैंग कबीले की धमकियों का सामना कर रहे थे, तो उन्होंने किन कबीले में रहने का विकल्प क्यों नहीं चुना? उन्होंने आत्मसमर्पण क्यों नहीं किया, भले ही इसका मतलब मौत हो? अगर उन्होंने किन कबीले को धोखा नहीं दिया होता, तो यह संभव था कि किन नान ने किन कबीले के हिस्से के रूप में उनकी पहचान के कारण उनकी जान बख्श दी होती। हालांकि इस दुनिया में पछतावा करना बिल्कुल भी मददगार नहीं था। वे केवल कमजोरों को धमकाने, मजबूत लोगों की चापलूसी करने और मौत से बेहद डरने के लिए खुद को दोषी ठहरा सकते थे। किन नान ने फेंग कबीले और किन टाइबा के समूह की ओर भावशून्य दृष्टि से देखा और कहा, आप सभी को अपनी साधना त्यागनी होगी और लिंगशुई शहर छोड़ना होगा। मैं आपको ऐसा करने के लिए 3 धूप बत्ती जलाने का समय देता हूं। यदि आप दिए गए समय में ऐसा नहीं करते हैं, तो मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। यदि कोई असहमत है, तो आप अभी यहां आ सकते हैं और मैं आपको शीघ्र मृत्यु दूंगा। हर एक वाक्य में भारी हत्या का इरादा भरा हुआ था। किन टाइबा, किन चांगकोंग और अन्य लोगों के साथ फेंग कबीले के लोगों के चेहरे पर उदास भाव थे और उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वास्तव में किन नान का सुझाव उनके लिए सबसे अच्छा परिणाम था। कम से कम उनकी जान बच जाएगी। साथ ही आज से किन कबीला लिंगशुई शहर का असली पावर हाउस बन गया था, जिसका कोई विरोधी नहीं बचा था। बिना किसी देरी के बाई हेंग की देखरेख में फेंग कबीले और किन टाइबा के समूह के लोगों ने अपनी साधना त्याग दी और लिंगशुई शहर छोड़ दिया। इसके बाद रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय शिष्य भर्ती समारोह में हुई घटनाओं की श्रृंखला के बारे में खबर पूरे लिंगशुई शहर में फैल गई। पूरा शहर फट गया। प्रसिद्ध नंबर 1 कचरा किन नान एक शीर्ष प्रतिभाशाली था, जिसमें एक महान 8वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट था। कचरा नहीं, शीर्ष 2 कुलों में से एक फेंग कबीले का सफाया हो गया था, जिससे किन कबीला लिंगशुई शहर की असली ताकत बन गया था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि प्रत्येक परिणाम ने सभी को चौंका दिया था। पूरा शहर हैरान था। 3 घंटे बाद किन कबीले के सम्मेलन हॉल में किन तियान मुख्य सीट पर था। उसके साथ जियो किंगक्सू और बाई हेंग थे। उनके नीचे किन कबीले और किन नान के बचे हुए शिष्य थे। किन तियान का चेहरा पूरी तरह से लाल था, मानो वो बहुत नशे में हो। जब उसने कहा, कौन सोच सकता था? कौन सोच सकता था कि मैं, किन तियान, एक प्रतिभाशाली बेटा है। टाइसैन और शिष्यों को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। उनके चेहरों पर उत्साह गायब होने का कोई संकेत नहीं दिखा। उनके विचार में आज जो कुछ हुआ वो बहुत अवास्तविक था, मानो वे सभी कोई सपना देख रहे हों। शुरू में
किन टाइसैन और शिष्यों ने किन कबीले के पतन और अपनी खुद की मृत्यु का अनुमान लगाया था। उनकी उम्मीदों से परे किन नान का एक दिव्य युद्ध देवता की तरह अचानक प्रकट होना सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। इतना ही नहीं, ये अकल्पनीय था कि किन कबीले का भविष्य किस तरह का होगा। एक तरफ बैठी जियो किंगक्सू ने शब्दों को सुनने के बाद एक कोमल मुस्कान बिखेरी। फिर जब उसे कुछ सूझा, उसने उत्सुकता से पूछा, ओ ठीक है किन्नान, क्या उन्होंने ये नहीं बताया कि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट सिर्फ पहली श्रेणी की हुआंग रैंक की थी? वास्तव में क्या हो रहा है? जियाओ किंगजू के सवाल ने बाईहेंग, किंतियान, टाइसैन और अन्य लोगों को अपने कान खड़े करने और किन्नान को उत्साह से देखने पर मजबूर कर दिया। यह स्पष्ट था कि जियाओ किंगजू ने वही सवाल पूछा था जिसके बारे में वे उत्सुक थे। किन्नान पहली श्रेणी के हुआंग रैंक के कचरे से 8वीं श्रेणी के हुआंग रैंक के प्रतिभाशाली कैसे बन गए? किन्नान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसे इसके लिए एक बहाना सूझा था, और कहा, जब मैं छोटा था तो मुझ पर बिजली गिरी थी। जब ऐसा हुआ तो मेरे दिमाग में एक खास तकनीक आई। इस तकनीक का मेरे मार्शल स्पिरिट के ग्रेड को छिपाने के अलावा कोई और उपयोग नहीं है। यही कारण है कि मार्शल स्पिरिट जागृति समारोह के दौरान उन्होंने जो मार्शल स्पिरिट देखी वो पहली श्रेणी की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट थी। मार्शल स्पिरिट की ग्रेड को छिपाना भीड़ को बिना किसी संदेह के आश्चर्यजनक रूप से समझ में आ गया। सौभाग्य जैसी कोई चीज होती है और इस दुनिया में कई रहस्यमयी चीजें खोजी जा सकती है। बिजली गिरने के बाद ऐसी विशेष तकनीक खोजना बिल्कुल भी असंभव नहीं था। इसके अलावा वे इसके अलावा कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। आकाश से बिना स्वामित्व वाली दिव्य युद्ध आत्मा को गिरते हुए देखना, जिसमें अपनी ग्रेड को और ऊपर उठाने की क्षमता है, बेहद अविश्वसनीय था। क्या इसका मतलब यह है कि आपकी साधना किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं, बल्कि आपके अभ्यास का परिणाम थी? किंतियान ने अचानक पूछा। हाँ, मुझे कोई सौभाग्य नहीं मिला, यह सब मेरे अभ्यास का परिणाम था। किन्नान ने अपना सिर हिलाया और क्षमा प्रार्थी स्वर में कहा, मैं लोंगो पर्वत श्रृंखला में फैंग जू से टकरा गया। इस तरह मुझे फैंग कबीले की दुष्ट साजिश के बारे में पता चला और अपनी मार्शल स्पिरिट को गुप्त रखने की योजना बनाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ सकते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। कोई समस्या नहीं, बाईहेंग ने तुरंत उत्तर दिया। जूनियर भाई, किन की प्रतिभा उल्लेखनीय है, तुच्छ फैंग कबीले की कौन परवाह करता है? मैं बाईहेंग, फैंग कबीले के लोगों द्वारा धोखा दिए जाने के बाद इस बार गलती कर बैठा हूं। अगर जूनियर भाई किन ने मुझे पहले से बता दिया होता तो मैं बिना एक शब्द कहे फैंग कबीले को तुरंत खत्म कर देता। जब बाईहेंग माफी मांग रहा था तो वो चुपके से किन नान की चापलूसी करना भी नहीं भूला। किन नान ने एक सौम्य मुस्कान के साथ जवाब दिया। किन नान में द्वेष रखने की प्रवृत्ति थी। इस प्रकार बाईहेंग के चापलूसी भरे शब्दों के बावजूद किन नान समय आने पर उससे निपट लेंगे। किन नान, अब जब आप रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के बाहरी शिष्य बन गए हैं तो मुझे आपको कुछ याद दिलाना है। जैसे ही उसने अपनी अभिव्यक्ति को एक गंभीर भाव में बदला, जियो किंगक्सू ने कहा, 2 दिनों के समय में आपको वो सब कुछ पूरा करना होगा जो आपको करने की जरूरत है। फिर आप मेरे पीछे रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में जाएंगे, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। जब उसने ये सुना तो किंतियान ने तुरंत जवाब दिया, 2 दिन और इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। किन्नान, आप कल चले जाएंगे और एल्डर जियो का अनुसरण करते हुए रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय की ओर जाएंगे। आप चिंता न करें, अब कोई भी किन कबीले को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये वाक्य समाप्त करने के बाद किंतियान के चेहरे पर गर्व का भाव दिखाई दिया। टाइसैन और अन्य शिष्यों ने सहमति में अपना सिर हिलाया। उनके चेहरों पर भी गर्व के भाव थे। लिंगशुई शहर में या यहां तक कि पूरे लुओ नदी साम्राज्य में कौन वर्तमान किन कबीले के खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा? किन नान ने एक गहरी सांस ली और किंतियान, टाइसैन और शिष्यों की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा,
अगर ऐसा है तो मैं अब और नहीं रहूंगा। पिता, अंकल सैन, आप लोग अपना ख्याल रखना। एक बार जब मैं रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में शामिल हो जाऊंगा तो मैं वादा करता हूं कि जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आप लोगों से मिलूंगा। यह सुनकर किन तियान, टाई सैन और अन्य लोगों ने कृतज्ञता भरी मुस्कान बिखेरी। किन तियान के बेटे के रूप में किन नान होने के साथ, किन कबीले के पास किन नान जैसी प्रतिभा होने के साथ वे कैसे संतुष्ट नहीं हो सकते थे। तो ये तय हो गया है, आपको दोनों बुजुर्गों को हमारे किन कबीले का दौरा करवाना चाहिए। किन तियान ने हाथ हिलाते हुए कहा। चूंकि किन नान अभी अभी रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय की शिष्या बनी थी, इसलिए जियाओ किंगक्सू और बाई हेंग के साथ अच्छे संबंध बनाना जरूरी था। मैं यही रहूंगी। अपने साधना आधार और अपने अनुभव के साथ मुझे विश्वास है कि मैं आप लोगों के साथ साधना के बारे में एक दोस्ताना प्रवचन का नेतृत्व करने में सक्षम हूं। बाई हेंग ने तुरंत कहा। किन नान ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाया और जियाओ किंगक्सू के पीछे पीछे सम्मेलन हॉल से बाहर निकल गई। जियाओ किंगक्सू, जो किन नान के सामने थी, सुंदर आंखों की एक जोड़ी के साथ सुरुचिपूर्ण ढंग से चल रही थी, जो किन कबीले के दृश्यों को देख रही थी। हालांकि उसकी बगल की नजर किन नान पर केंद्रित थी। उसकी राय में किन कबीले के दृश्य महत्वहीन थे, लेकिन जियाओ किंगक्सू को किन नान में काफी दिलचस्पी थी, जो उसे आश्चर्यचकित करती रही। ये किन नान का पहली बार एक युवा और खूबसूरत महिला के साथ अकेले होने का मौका था, जिससे उसे अप्राकृतिक महसूस हुआ, क्योंकि उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, वरिष्ठ बहन जियाओ, तुम मुझे क्यों घूरती रहती हो? मुझे नहीं पता था कि तुम शर्मिंदा महसूस करोगी। जियाओ किंगजू ने हंसते हुए अपना मुंह ढक लिया और फिर कहा, मुझे वरिष्ठ बहन मत कहो, यह भयानक है। मुझे किंगजू कहना ठीक है। किन नान थोड़ा चौंक गया जब उसने उसकी खिलती हुई मुस्कान को देखा। ओह, वैसे किन नान, तुमने बताया कि तुमने एक विशेष तकनीक हासिल की है जो तुम्हारे मार्शल स्पिरिट ग्रेड को छिपाने में सक्षम है ना? जियाओ किंगजू ने पूछा। हाँ, तो मुझे बताओ, क्या तुम्हारा मार्शल स्पिरिट केवल 8वीं कक्षा का हुआंग रैंक है या तुम कुछ छिपा रहे हो? जियो किंगक्सू की खूबसूरत आंखें चमकती हुई दिखाई दी। किन नान आश्चर्यचकित था, लेकिन जल्दी से एक खोखली हंसी के साथ जवाब दिया, अगर मेरे पास एक मजबूत मार्शल स्पिरिट होता तो मैं इसे क्यों छिपाता? जियो किंगक्सू सहज रूप से इस उत्तर का खंडन करने जा रही थी, लेकिन उसने बिना विषय को आगे बढ़ाए अपने दिल में पछतावे की भावना के साथ अपना सिर हिला दिया। 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट को बेहद शक्तिशाली माना जाता था। किन नान के लिए इतनी उच्च श्रेणी की मार्शल स्पिरिट होना पहले से ही दुर्लभ था। वो क्यों सोचती कि किन नान की मार्शल स्पिरिट 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक से आगे निकल जाएगी? यह स्पष्ट रूप से असंभव था। इसके बावजूद जियो किंगक्सू को यह नहीं पता था कि कुछ ही सांसों के समय में किन नान की हृदय गति दोगुनी हो गई थी। उसका माथा नए ठंडे पसीने से लथपथ हो गया था। किन नान को उम्मीद नहीं थी कि जियो किंगक्सू में इतनी तेज वृत्ति होगी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि दिव्य युद्ध आत्मा की क्षमता 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक से आगे निकल गई थी। वास्तव में 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक दिव्य युद्ध आत्मा के लिए बस शुरुआत थी। तुम पसीना क्यों बहा रहे हो? जियाओ किंगक्सू ने किन नान के माथे पर पसीने की एक झलक देखी, लेकिन जवाब देने के बजाय उसने गंभीर स्वर में कहा, किन नान, याद रखना कि भले ही तुम्हारे पास 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट हो, लेकिन तुम्हें मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट में खुद पर बहुत ज्यादा गर्व नहीं करना चाहिए और घमंडी नहीं होना चाहिए। तुम्हें साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अगर नहीं तो तुम्हें इसका पछतावा होगा। जब उसने ये कहा तो जियाओ किंगक्सू ने थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट दिखाई, फिर एक नरम आवाज में कहा, तुम्हें पता होना चाहिए, सीमा जैसी कोई चीज नहीं है, वहां कोई ऐसा होगा जो तुमसे बेहतर होगा। मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट इस कैंगलान महाद्वीप में केवल शुरुआत है। किन नान इन शब्दों से स्तब्ध रह गया। उसने अपना सिर जोर से हिलाया। किन नान किन तियान की सलाह के बावजूद
एक और दिन किन कबीले में रहा। दूसरे दिन की सुबह वो फिर जियो किंगक्सू और बाई हेंग के साथ रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के लिए रवाना हुआ। हालांकि जब वो लिंगशुई शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा था तो कुछ अप्रत्याशित हुआ। शहर की दीवारों पर किन तियान, टाइसैन और किन कबीले के शिष्य खड़े थे। इसके अलावा लिंगशुई शहर से अनगिनत साधक एक बहती हुई धारा की तरह तेजी से प्रकट हुए और किन कबीले के चारों ओर इकट्ठा हो गए। धूप बत्ती जलने में लगने वाले समय के आधे से भी कम समय में 10,000 से अधिक लोग इकट्ठा हो गए, जो दूर से देखने पर इंसानों से बनी दीवार की तरह लग रहे थे। लिंगशुई शहर से हर कोई उसे विदाई देने आया था। किन्नान ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। पिताजी, किन्नान, लिंगशुई शहर के ये साधक, उन्हें मैंने नहीं बुलाया है। वे स्वेच्छा से आपको सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देने आए हैं। किन तियान चिल्लाया। उसके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। किन तियान के पीछे लिंगशुई शहर के साधक उत्साह से किन्नान को देख रहे थे, मानो उनके मन में किन्नान ही उनका राजा हो। उनके मन में किन्नान अब केवल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं रह गया था, वो एक वास्तविक किंवदंती था। इसलिए वे सभी उसे विदाई देने आए थे, लगातार चिल्लाते हुए, युवा मास्टर किन्नान, शुभ यात्रा। हां, युवा मास्टर किन्नान, एक बार जब आप एक शक्तिशाली साधक बन जाए तो हमारी देखभाल करना याद रखें। मैं अपने बेटे से कह रहा हूं कि युवा मास्टर किन्नान को उसका आदर्श होना चाहिए। युवा मास्टर किन्नान, हम आपकी शानदार वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किन तियान लिंगशुई शहर के साधकों की भावनाओं से प्रभावित लग रहा था। जब वो दूर से किन्नान को देख रहा था तो उसके दिल में उदासी का मिश्रण अलगाव से और कुछ अन्य जटिल भावनाएं महसूस हो रही थी। फिर उसने चिल्लाकर कहा, किन्नान, तुम्हें याद रखना चाहिए तुम किन तियान के बेटे हो। तुम्हारा भविष्य चैंपियन बनना है, इसलिए तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। एक बार में एक कदम उठाते हुए तुम अपनी सफलता की ओर बढ़ोगे। जब उसने देखा कि शहर की दीवारों पर क्या हो रहा था और जब उसने अपने पिता और इन साथी अजनबियों की बातें सुनी तो उसका दिल अचानक उपलब्धि की भावना से भर गया। किन्नान ने अपना सिर जोर से हिलाया और फिर मुड़कर चलना शुरू कर दिया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। देखने के लिए केवल उसकी पीठ का दृश्य बचा था, क्योंकि वो दृढ़ कदमों से आगे बढ़ रहा था। किन्नान खुद को व्यक्त करने में अच्छा नहीं था। ये उसके वादे को व्यक्त करने का एकमात्र तरीका था। किन तियान के प्रति, किन कबीले के प्रति और उन लोगों के प्रति भी जो उससे बहुत उम्मीदें रखते थे। रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय लुओ नदी साम्राज्य के उत्तर में स्थित है। हम लगभग 9 दिनों में पहुंच जाएंगे। बाई हेंग ने किन्नान से कहा जब वे एक दिन की यात्रा के बाद घाटी में पहुंचे। 9 दिन? अगर ऐसा है तो मैं यात्रा के दौरान साधना करूंगा। किन्नान ने अपना सिर हिलाया और अपनी दिव्य युद्ध आत्मा को मुक्त किया, जिसने आसपास के सभी क्यूई को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उसके बगल में बाई हेंग अविश्वास में उसे देख रहा था। उसके मन में ईर्ष्या की भावना बढ़ रही थी, साथ ही डर का एक संकेत भी था। 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक वाली मार्शल आत्मा वास्तव में भयानक है। जियो किंगक्सू ने अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ा और अपनी मधुर आवाज में कहा, किन्नान, इस तरह से साधना करने का कोई फायदा नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र, जियांटियन क्षेत्र या यहां तक कि मार्शल सम्राट क्षेत्र में, जब तक आप साधना कर रहे हैं, आपको हर समय शांत रहना चाहिए। यदि आप चलते समय साधना करते हैं तो आप अपनी क्यूई का उपयोग करेंगे जिसे आपने अभी अवशोषित किया है, इसलिए बॉडी टेम्परिंग प्रभाव में बाधा उत्पन्न होगी। यह समझ में आता है। किन्नान मन ही मन प्रभावित हुई। जियो किंगक्सू वास्तव में अपनी साधना के साथ मार्शल सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गई थी, क्योंकि उसे साधना में पर्याप्त अनुभव था। जब उसने अपनी दिव्य युद्ध आत्मा को मुक्त करने के बाद अभी साधना करने की कोशिश की तो सुधार का कोई संकेत नहीं था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने उल्लेख किया था।
जब मैंने पिछली बार आपकी लड़ाई देखी थी तो ऐसा लगा कि आपने कोई भी आंदोलन तकनीक नहीं सीखी है। जियो किंगक्सू ने एक आकर्षक मुस्कान दी, जिसने किन नान और बाईहेंग को तुरंत चौंका दिया। मेरे पास यहां एक परम मार्शल कौशल की एक कौशल पुस्तक है, जिसे रहस्यमय 8 कदम कहा जाता है। यहां इसे ले और देखें। एक परम मार्शल कौशल? किन नान चौंक गया जब उसने अपने सामने कौशल पुस्तक को देखा। वो हिचकिचाया, क्योंकि उसने जियाओ किंगक्सू से इतनी उदारता की उम्मीद नहीं की थी। आओ और इसे ले लो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जियाओ किंगक्सू ने किन नान की ओर आंखें झपकाई। जब उसने जियाओ किंगक्सू का ऐसा महिला सुलभ व्यवहार देखा तो किन नान को लगा कि उसका दिल धड़क रहा है। फिर उसे खुद को शांत करने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसने कौशल पुस्तक प्राप्त करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। इस बीच किन नान ने अपने दिल में कसम खाई कि वो एक दिन जियाओ किंगक्सू के अच्छे काम का बदला चुकाएगा। पिछले शिष्य भर्ती समारोह के दौरान जियाओ किंगक्सू ने किन नान की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया था, जिसे कचरा माना जाता था, और उसी समय किन कबीले की रक्षा की। अब उसने उसे एक परम मार्शल कौशल की कौशल पुस्तक दी थी। यह सब केवल उसकी मित्रता के कारण था। उसके बगल में बाईहेंग उससे ज्यादा ईर्ष्यालु लग रहा था। इस किन नान के पास ऐसी प्रतिभा होना ही काफी है। वो जियाओ किंगजू का पक्ष भी जीत रहा है। ये जानना जरूरी है कि रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय की शीर्ष प्रतिभाएं भी जियाओ किंगजू का पक्ष जीतने में विफल रही। इस किन नान को किस तरह का सौभाग्य मिला है? इस बीच जियाओ किंगजू ने आगे कहा, किन नान, ये याद रखो, मार्शल आर्ट के साथ अपने विरोधियों का सामना करते समय 2 बुनियादी नियम हैं। पहला आक्रामक कौशल, दूसरा गति। अब जब आपने कृपाण के साथ एक के महान सफलता चरण में महारत हासिल कर ली है, तो समान साधना आधार वाले विरोधियों का सामना करते समय आपकी आक्रामक क्षमता को भारी माना जाता है। इसलिए आपको अपनी गति को बेहतर बनाने के लिए इन रहस्यमय 8 चरणों का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सलाह सुनते हुए किन नान अपना सिर हिलाता रहा, यहां तक कि बाईहेंग ने भी अपने कान खड़े कर लिए थे। ये एक मार्शल सम्राट क्षेत्र के साधक से साधना पर सलाह प्राप्त करने का एक अनमोल अवसर था। कुछ क्षण बाद तीनों ने एक छोटे से जंगल में एक स्थान पर आराम करने का फैसला किया, ताकि किन नान को रहस्यमय 8 कदम सीखने के लिए कुछ समय मिल सके। आइए देखें कि इस रहस्यमय 8 कदम में किस तरह का जादू है। किन नान ने अपने हाथ में कौशल पुस्तक पकड़ी और एक जोड़ी ज्वलंत आंखों से उस पर ध्यान केंद्रित किया। फिर उसने एक एक करके पन्ने पलटे और उसे पढ़ना शुरू किया। वो पूरी तरह से इस प्रक्रिया में खो गया, जैसे कि वो नशे में था और खुद को अपनी दुनिया में पाया, वास्तविकता से अलग। जियो किंगक्सू और बाईहेंग किन नान को देखकर दंग रह गए। इसके बाद उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। जियो किंगक्सू की आंखें ज्वलंत हो गई और चमक उठीं जब उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किन नान को मार्शल कौशल में इतनी दिलचस्पी होगी। बस एक सांस के समय में वो अपनी दुनिया में प्रवेश कर गया है और मन के साथ एक होने की स्थिति प्राप्त कर ली है, यहां तक कि मुझे इतने कम समय में उस तक पहुंचने में भी परेशानी होती है। जब उसने ये सुना तो बाईहेंग को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे इसके पीछे का वास्तविक कारण नहीं पता था। ये किन नान अन्य क्षेत्रों में इतना अच्छा क्यों है, जबकि उसके पास पहले से ही 8वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट है। साथ ही उसे किन नान के सामने खुद को एक विनीत मुद्रा में रखना पड़ा, जिससे वो और भी अधिक परेशान हो गया। हालांकि वो अपने चेहरे पर इसे दिखाने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं था। मुझे अपनी नफरत को दूर करने के लिए एक योजना बनानी होगी। मैं रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय का एक बाहरी बुजुर्ग हूं। मैं इसे जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता। बाईहेंग ने खुद से सोचा। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी। फिर आखिरकार उसे कुछ याद आया। बाईहेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि सीनियर सिस्टर जियाओ ने जूनियर भाई किन नान के बारे में इतनी ऊंची टिप्पणी की थी।
सीनियर सिस्टर जियाओ, चूंकि हमारे पास कुछ समय है जो उबाऊ हो सकता है, तो क्यों न हम एक शर्त लगाएं? एक शर्त? जियाओ किंगजू ने उसे एक त्वरित नजर से देखा। बाई हेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, अब जब जूनियर भाई किन्नान रहस्यमय 8 कदम सीख रहे हैं, तो चलो प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उन्हें जितने समय की आवश्यकता है उस पर शर्त लगाते हैं। क्या ऐसा है? हम दोनों अलग अलग समय सीमा तय करेंगे और सबसे करीबी उत्तर वाला विजेता होगा। इन शब्दों ने जियाओ किंगजू को थोड़ा सा हैरान कर दिया। उसने कहा, शर्त के लिए ये बहुत दिलचस्प है। तो मैं 100 जियांटियन गोलियां शर्त लगाऊंगा। 100 जियांटियन गोलियां? इन शब्दों से बाई हेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। जियांटियन गोलियां और बॉडी टेम्परिंग गोलियां एक ही थी। नाम से यह स्पष्ट था कि ये उन साधकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गोली थी जो अपनी साधना में सहायता के लिए जियांटियन क्षेत्र में पहुंच गए थे। हालांकि जियांटियन गोलियां अपेक्षाकृत महंगी थी। एक जियांटियन गोली का मूल्य 100 बॉडी टेम्परिंग गोलियों के बराबर था और आमतौर पर यह बाजार में स्टॉक से बाहर होती थी, व्यापार के लिए उपलब्ध नहीं होती थी। बाई हेंग के लिए भी 100 जियांटियन गोलियां देना काफी बड़ा नुकसान था। ठीक है, यह हमारी शर्त होगी। बाई हेंग ने अपना निर्णय लेते हुए अपने दांत भींचे और कहा, मैं पहला अनुमान लगाऊंगा। अगर मुझे ये रहस्यमय 8 कदम सीखने होते तो मुझे कम से कम 3 दिन चाहिए होते। हालांकि चूंकि जूनियर भाई किन्नान के पास 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है, साथ ही वो मन के साथ एक की मुद्रा में जाने में सक्षम है, तो आवश्यक समय बहुत कम हो जाएगा। मुझे लगता है कि 1 दिन लगेगा। अपनी बात खत्म करने के बाद बाई हेंग ने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान दी। वो शर्त लगाने के लिए इसलिए तैयार था क्योंकि वो एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिला था जिसके पास 8वीं रैंक की मार्शल स्पिरिट थी, और जब वो मार्शल कौशल सीख रहा था तो वो भी मन के साथ एक की मुद्रा में जाने में सक्षम था। अपने अनुभव से उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार्शल कौशल सीखने के लिए ठीक 1 दिन का समय चाहिए था। इसलिए बाई हेंग शर्त के लिए 100 जियांटियन गोलियां लगाने के लिए आश्वस्त थी। जब उसने ये सुना तो जियो किंगक्सू ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। अपने दिमाग में गणना से उसे उम्मीद थी कि इसमें भी लगभग 1 दिन लगेगा। हालांकि चूंकि बाई हेंग ने पहले ही 1 दिन का अनुमान लगा लिया था, इसलिए उसे वही उत्तर देने की अनुमति नहीं थी। इस तरह के एहसास के बाद जियाओ किंगजू ने किन्नान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, जो सीखने की प्रक्रिया में डूबा हुआ था। उसने शिष्य भर्ती समारोह के दौरान हुई चौंकाने वाली घटनाओं की श्रृंखला के बारे में सोचा, फिर कहा, अगर ऐसा है तो मैं 11 घंटे का अनुमान लगाऊंगी। ये सुनने के बाद बाई हेंग उत्साह में लगभग हवा में उछल पड़ी। एक अंतिम मार्शल कौशल सीखने के लिए 11 घंटे, यहां तक कि 9वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट वाले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी जब मन के साथ एक की मुद्रा में प्रवेश किया जाता है तो एक अंतिम मार्शल कौशल सीखने के लिए 11 घंटे की आवश्यकता होगी। किन्नान की तुलना 9वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति से कैसे की जा सकती है? जियाओ किंगजू को यह सब पता था, लेकिन कुछ कारणों से वो निश्चित नहीं थी। वो अंततः किन्नान पर आश्वस्त थी। आशा है कि आप कोई चमत्कार कर पाएंगे, जियाओ किंगजू ने अपने दिल में प्रार्थना की, जबकि उसकी चमकती आंखें किन्नान पर केंद्रित थी। उसके बाद जियाओ किंगजू और बाई हेंग बैठ गए और ध्यान लगाया और खुद को साधना में डुबो दिया। मार्शल कौशल सीखने की प्रक्रिया को समाप्त होने में कुछ समय लगेगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। अचानक 5 घंटे के निशान पर किन्नान से एक आभा उत्सर्जित हुई जो मन के साथ एक की मुद्रा में थी। जियाओ किंगजू और बाई हेंग ने तुरंत आभा को महसूस किया। उन्होंने चौंक कर अपनी आंखें खोली। क्या ऐसा हो सकता है? क्या किन्नान ने केवल 5 घंटे के समय में मार्शल कौशल सीखा था? इसके बाद किन्नान से आभा तेजी से कम हो गई और वातावरण एक बार फिर शांत हो गया। जियाओ किंगजू और बाई हेंग ने अपने विचारों को इकट्ठा किया
और हल्के से अपने सिर हिलाए। रहस्यमय 8 कदम सीखने के लिए 5 घंटे। यहां तक कि 10वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला सुपर जीनियस भी ऐसा करने में असमर्थ है। तो किन्नान के लिए ये कैसे संभव है? इसके बावजूद किन्नान तुरंत जमीन से उठे और कौशल पुस्तक को बंद कर दिया। उनका चेहरा उत्साह से भर गया। ऐसा अविश्वसनीय अंतिम मार्शल कौशल, इसकी नींव में महारत हासिल करने में मुझे 5 घंटे लगे। किंगक्सू, तुम दोनों के चेहरे पर ऐसे भाव क्यों हैं? किन्नान उत्सुक था। जियो किंगक्सू और बाई हेंग दोनों के चेहरे पर कठोर भाव क्यों थे? जियो किंगक्सू और बाई हेंग के दिल सदमे से भरे हुए थे। क्या किन्नान ने वाकई ऐसा किया था? ऐसा कुछ जो 10वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला सुपर जीनियस भी नहीं कर सकता। बाई हेंग के मन में एक अलग ही विचार आ रहा था। सदमे के अलावा उसका दिल एक शिकायत से भरा हुआ था। किन्नान ने 5 घंटे में मिस्टिकल 8 स्टेप्स सीख लिया था। क्या इसका मतलब यह था कि जियाओ किंगक्सू ने शर्त जीत ली थी? बाई हेंग को जिस बात ने और भी ज्यादा परेशान किया वो ये थी कि किन्नान इस बात से असंतुष्ट था कि उसे एक अल्टीमेट मार्शल स्किल सीखने में 5 घंटे लगे। क्या उसे लगा कि एक अल्टीमेट मार्शल स्किल सीखने के लिए 5 घंटे बहुत ज्यादा थे? जब उसके मन में यह विचार आया तो बाई हेंग लगभग गाली देने लगा। आखिर ये किन्नान इतना पागल क्यों है? जियाओ किंगक्सू ने अपने हाथ से अपनी मुस्कान को छिपाते हुए कहा, मैं बाई हेंग के साथ शर्त लगा रही थी। मैंने शर्त लगाई थी कि तुम 11 घंटे में मार्शल कौशल सीख जाओगी। उसने 24 घंटे की शर्त लगाई थी। दाव 100 जियांटियन गोलियां था और ऐसा लगता है कि मैं जीत गई हूं। 100 जियांटियन गोलियां? किन्नान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे जियांटियन गोलियों का मूल्य पता था, लेकिन उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। उसे आश्चर्य हुआ कि दाव 100 जियांटियन गोलियां था। जियाओ किंगक्सू और बाई हेंग के बीच एक शर्त के लिए इतना बड़ा दाव। वरिष्ठ बहन जियाओ, ये गोलियां हैं। उदास बाई हेंग ने एक छोटा जेड जार निकाला जिसमें 100 जियांटियन गोलियां थी। किन्नान ने तुरंत उस पर नजर डाली। जियांटियन गोलियां बॉडी टेम्परिंग गोलियों से 5 गुना छोटी लग रही थी। वे छोटे, स्पष्ट क्रिस्टल की तरह दिख रही थी। वो बता सकता था कि इन गोलियों में मौजूद क्यूई की मात्रा बॉडी टेम्परिंग गोलियों से कम 10 गुना ज्यादा थी। इसके अलावा किन्नान को गोलियों के भीतर एक विशेष शक्ति महसूस हो रही थी। अगर मैं 100 जियांटियन गोलियां खा लूं तो दिव्य युद्ध आत्मा किस स्तर तक सुधर जाएगी? किन्नान के मन में अचानक एक विचार आया। दूसरी ओर बाई हेंग को लगा कि उसके दिल से खून टपक रहा है। जब उसने किन्नान को देखा तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और बोला, किन्नान, तुमने सिर्फ 5 घंटे में रहस्यमय 8 कदम सीख लिए हैं। तुम इसे हमें क्यों नहीं दिखाती? मैंने रहस्यमय 8 कदमों का नाम पहले भी सुना है, लेकिन मैंने अभी तक इसे खुद नहीं देखा है। हालांकि उसके शब्दों में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसका लहजा संदेह से भरा हुआ था। किन्नान ने एक सौम्य मुस्कान दी, क्योंकि उसका उससे बहस करने का कोई इरादा नहीं था। उसका शरीर हिलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर की रूपरेखा धुंधली होने लगी हो। हर कदम के साथ उसका स्थान बदल जाता था। दूसरा कदम आता था, तीसरा कदम आता था और चौथा कदम आता था। हर कदम में एक रहस्यमयी एहसास होता था और सभी कदम अलग अलग थे। हर कदम के साथ हवा का झोंका आता था, मानो किन्नान कभी किसी प्रेत, बिजली, कभी किसी ज्वाला में बदल रहा हो। उसका सटीक स्थान निर्धारित करना मुश्किल था। आखिरकार 100वें कदम पर किन्नान की हरकत रुक गई। जो शुरुआती स्थान पर पहुंच गया, मानो वो बिल्कुल भी नहीं हिला। वो रहस्यमय 8 कदम थे। इस मार्शल कौशल में पैरों के 100 अलग अलग टुकड़े शामिल थे जो एक दूसरे से असंबंधित प्रतीत होते थे, लेकिन वास्तव में उनके बीच एक अगोचर संबंध था। जैसे जैसे कौशल में सुधार होता गया, कदमों की संख्या कम होती गई। जब कोई व्यक्ति कौशल में निपुण हो जाता तो केवल 8 कदम बचते। जैसे जैसे कदमों की संख्या कम होती गई,
मार्शल कौशल की शक्ति बढ़ती गई। जब उसने ये देखा तो बाईहेंग ने अनजाने में अपना मुंह बंद कर लिया। उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। हालांकि किन नान ने इसे जाने देने की योजना नहीं बनाई। अचानक विचार के साथ उसने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाई बाईहेंग और किंगक्सू के बीच शर्त काफी दिलचस्प थी। क्या वरिष्ठ भाई बाईहेंग मेरे साथ शर्त लगाने में रुचि लेंगे? एक और शर्त? बाईहेंग थोड़ा हिल गया और उसके चेहरे पर थोड़ा भयानक भाव था। वो शर्त शब्द के उल्लेख से परेशान हो रहा था। हां, किन नान ने शांति से कहा, रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय तक पहुंचने तक 9 दिन बचे हैं, जिसका उपयोग मैं रहस्यमय 8 चरणों का अभ्यास करने के लिए कर सकता हूं। हमारी शर्त यह देखना होगा कि क्या मैं शेष 9 दिनों में इन रहस्यमय 8 चरणों में महारत हासिल कर पाता हूं। न केवल बाईहेंग हैरान था, बल्कि जियाओ किंगक्सू भी हैरान था, जिसने कहा, किन नान, रहस्यमय 8 चरणों में महारत हासिल करने के लिए 9 दिन, क्या तुम पागल हो गए हो? यह ज्ञात था कि 10वीं कक्षा के हुआंग रैंक के सुपर जीनियस के लिए भी 1 महीने से कम समय में एक अंतिम मार्शल कौशल में महारत हासिल करना असंभव था। अब किन नान ने यह दिखावा करने की हिम्मत की कि वो सिर्फ 9 दिनों में रहस्यमय 8 चरणों में महारत हासिल कर सकता है। यह सुनकर बाईहेंग हंसने लगा। जूनियर भाई किन, आप निस्संदेह एक युवा है, इतने साहसी और इतने आत्मविश्वासी है। यदि आप ऐसा कहते हैं तो मैं इस शर्त में भाग लेने के लिए तैयार हूं। यदि जूनियर भाई किन 9 दिनों में ऐसा करने में सफल नहीं होता है तो आपको 100 जियांटिन गोलियां सौंपनी होंगी। ये कैसा लगता है? ये वाक्य समाप्त करने के बाद बाईहेंग ने किन नान को एक जोड़ी उग्र आंखों से देखा। वो किन नान द्वारा शर्त स्वीकार करने का इंतजार नहीं कर सकता था। जियाओ किंगक्सू ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी और कहा, बाईहेंग, बकवास बंद करो। किन नान, सहमत मत हो। जियाओ किंगक्सू के विचार में किन नान के शर्त जीतने की कोई संभावना नहीं थी। वो बाईहेंग को मुफ्त में 100 जियांटिन गोलियां दे देगा। किंगक्सू, मैं शर्त के जोखिम को समझता हूं। मैं जीतने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि खुद पर कुछ दबाव डालना चाहता था। किन नान ने जियाओ किंगक्सू पर एक सौम्य मुस्कान बिखेरी, फिर बाईहेंग की ओर मुड़ा और कहा, वरिष्ठ भाई बाईहेंग, मेरे पास अभी 100 जियांटिन गोलियां नहीं हैं। बहन जियाओ किंगक्सू हमारी गवाह क्यों नहीं बनती, और मैं इसे आपको कुछ समय बाद दे दूंगा। बेशक, कोई समस्या नहीं है। बाईहेंग ने तुरंत अपना सिर हिलाया। उसे चिंता नहीं थी कि किन नान मुकर जाएगा। जियाओ किंगजू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, लेकिन किन नान के दृढ़ भाव को देखने के बाद उसने कुछ भी न कहने का फैसला किया। सच तो यह था कि 100 जियांटिन गोलियां कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, फिर चूंकि शर्त पक्की हो गई है, इसलिए मैं अब और समय बर्बाद नहीं करूंगा और अभ्यास करने जाऊंगा। किन नान ने अपनी मुट्ठियां दोनों की ओर रखी, फिर रहस्यमय 8 चरणों के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ा। पहले की तरह किन नान मन के साथ एक की मुद्रा में आ गया था। उसके लिए अब उसके आसपास का माहौल मायने नहीं रखता था। रहस्यमय 8 चरण ही एकमात्र चीज थी जिसकी उसे परवाह थी। इसके बावजूद बाईहेंग ये देखकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। वास्तव में वो बेहद उत्साहित था। यहां तक कि 10वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट वाले सुपर जीनियस भी 1 महीने के समय में अंतिम मार्शल स्किल के ग्रेटर सक्सेस स्टेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। भले ही आप किन नान सुपर टैलेंटेड हो, आप 9 दिनों में इसमें महारत हासिल नहीं कर पाएंगे, है ना? हालांकि बाईहेंग को पहले भी संदेह था। किन नान को इतना पागलपन भरा दाव लगाने का आत्मविश्वास कहां से मिला? हालांकि उसका संदेह जल्द ही दूर हो गया। चाहे आप कितने भी उत्कृष्ट क्यों न हो, आपको प्रकृति के सिद्धांतों का पालन करना ही होगा, है ना? इसलिए बाईहेंग के मन में उसने शर्त में जीत को अपना मान लिया था। अब यह सोचकर कि किन नान उसे 100 जियांटिन गोलियां देगा, बाईहेंग ने अब उसे ईर्ष्या से भरी आंखों से नहीं देखा। वो उसकी प्रशंसा करने लगा। तीनों ने अपनी यात्रा जारी रखी। साथ ही किन नान ने
अपने मार्शल कौशल का अभ्यास भी किया। किन नान ने जिस तरह से खुद को अपने अभ्यास में डुबोया था, उसने एक बार फिर जियो किंगक्सू और बाई हेंग को चौंका दिया था। किन नान एक कठपुतली की तरह एक ही क्रिया को बार बार दोहरा रहा था। उसे थकान का कोई एहसास नहीं था, उसके रुकने का कोई संकेत नहीं था। जियो किंगक्सू और बाई हेंग ने देखा था कि थकान के कारण उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था। यह आदमी एक पागल की तरह था, जो एक बार कुछ करना शुरू कर देता था। एक दिन जल्दी जल्दी बीत गया था। जल्द ही रात हो गई। आसमान चमकते सितारों से भर गया था और घाटी में सन्नाटा छा गया था। किन नान के रहस्यमय 8 कदम एक दिन में 90 कदम तक पहुंच गए थे। इसके बावजूद रहस्यमय 8 कदमों में महारत हासिल करने के लिए अभी भी एक लंबी यात्रा थी। अचानक किन नान का शरीर, जो लगातार मार्शल कौशल का प्रदर्शन कर रहा था, आखिरकार रुक गया। जब उसने ये देखा तो बाई हेंग खुशी से भर गया और हंसते हुए बोला, भाई किन नान, इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका वर्तमान साधना आधार बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र में 5वीं परत पर है। आपको अभी भी रात में ध्यान करने की जरूरत है। मैं भी पूरे दिन नहीं चल सकता। जब तक आप मार्शल सम्राट क्षेत्र में नहीं पहुंच जाते, ये असंभव है। जियाओ किंगजू ने सिर हिलाया और कोमल आवाज में कहा, बाई हेंग सही कह रहा है। किन नान, आओ और थोड़ा आराम करो। हालांकि वो किन नान के अभ्यास में दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि किन नान बिना आराम किए अभ्यास करे। अगर वो पूरे दिन जारी रहा तो इसका किन नान के शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो उसके भविष्य के विकास में बाधा डाल सकता है। किन नान बिना हिले डुले उनके सामने खड़ा था, मानो वो उन दोनों की एक भी बात नहीं सुन पा रहा हो। बाई हेंग की अभिव्यक्ति एक पल में बदल गई। वो फिर किन नान के पास गया। अगर किन नान को इस मार्शल स्किल का अभ्यास करते समय कुछ हो जाता, तो शर्त के कारण बाई हेंग को सबसे पहले दोषी ठहराया जाता। उसके बगल में जियो किंगक्सू भी दिखाई दिया। हालांकि जब दोनों किन नान के सामने पहुंचे तो उनके चेहरे पर फिर से एक चौंका देने वाला भाव दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि किन नान ने नियमित पैटर्न में सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसका पूरा शरीर शिथिल था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सो गया हो। इसके अलावा जिस बात ने उन्हें चौंकाया वो ये थी कि किन नान ऐसे बुदबुदा रहा था जैसे वो नींद में बात कर रहा हो। रहस्यमय 8 कदम, गहन कदम, प्रत्येक कदम की अपनी परिभाषा है। इन परिभाषाओं को समझने से कदमों को मिलाया और संयोजित किया जा सकेगा। जबकि किन नान लगातार बुदबुदा रहा था, उसका शरीर धीरे धीरे हिलने लगा। उसने रहस्यमय 8 कदम निष्पादित करना शुरू कर दिया। जियो किंगक्सू और बाई हेंग ने एक साथ गहरी सांस ली। क्या ये किन नान है? अभी भी नींद में अभ्यास कर रहा है? जब दोनों सदमे में थे, किन नान की हरकतें तेज होती जा रही थी। कदमों से हवा के झोंके आ रहे थे। कभी कभी रात के तारों से भरे आसमान के नीचे अंधेरी घाटी में उसका शरीर या तो धुएं के बादल की तरह तैर रहा था या आग के समुद्र की तरह बह रहा था। उसकी आभा लगातार बदल रही थी। जियाओ किंगक्सू ने सदमे से उबरते हुए कहा, आखिरकार मुझे समझ में आ गया कि किन नान में मार्शल कौशल सीखने की इतनी प्रतिभा क्यों है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोग होते हैं जो मार्शल कौशल सीखने के लिए ही पैदा होते हैं। जब ये लोग अभ्यास कर रहे होते हैं तो उन्हें खाने, सोने या यहां तक कि प्रलय आने की भी चिंता नहीं होती। इन लोगों को मार्शल एडिक्ट के रूप में जाना जाता है। मुझे बताया गया था कि मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट में एक शक्तिशाली वरिष्ठ व्यक्ति था जो मार्शल एडिक्ट था, लेकिन यह अभी साबित होना बाकी था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज यहां एक मार्शल एडिक्ट को देखूंगा। यह कहने के बाद उसकी नजर किन नान की पीठ पर टिकी हुई थी, जिसमें 2 टिमटिमाती आंखें थी। किन नान का शरीर अलग अलग जगहों पर चमकता रहा, जब तक कि वो घाटी के अंधेरे और रात के आसमान के साथ विलीन नहीं हो गया।